फ्रेंड्स, ह्यूमन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम जिस टॉपिक पे आपसे बातें कर रहे थे वो कंसंट्रेशन टर्म्स था। इन कंसंट्रेशन टर्म्स में मैंने आपको बता दिया परसेंटेज बाय मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ppm बाय मास। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बातें करने वाला हूँ ये कंसंट्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉमिनलिटी। मैंने आपको पहले भी बताया कि नॉमिनलिटी टर्म हम यूज़ करने वाले हैं एक और चैप्टर में, दैट इज कॉल्ड अ ग्राम इक्विवेलेंट चैप्टर। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बाद एक और चैप्टर भी आपको मिलता है ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का चैप्टर, और ग्राम इक्विवेलेंट चैप्टर में नॉमिनलिटी का बहुत ज़्यादा बड़ा यूज़ होगा। यहाँ पे मैं आपको नॉमिनलिटी सिर्फ एक नॉर्मल वे में समझाने वाला हूँ कि नॉमिनलिटी निकालते कैसे हैं, लेकिन नॉमिनलिटी मैंने आपको जो बतानी है वो कई और तरीके से भी बतानी है, लेकिन हम वो बातें करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट वाले पार्ट में। आइए क्लियर करते हैं कि नॉमिनलिटी होती क्या है और कैलकुलेट कैसे की जाती है। अगर आपको नॉमिनलिटी को कैलकुलेट करना है तो वी नीड अ फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आप इसे डिफाइन भी कर सकते हो इसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कि व्हाट इज नॉर्मलिटी, जिसे आप डिनोट करते हो कैपिटल N से, एंड दिस N स्टैंड फॉर नॉर्मल। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास कोई 2n सोल्यूशन है, मतलब आप इसे लैंग्वेज में बोल सकते हो कि मेरे पास एक 2 नॉर्मल का क्या है, सोल्यूशन है। तो नॉर्मलिटी को आप डिफाइन कर सकते हो एक सिंपल फॉर्म में, क्या, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम को 1 लीटर मान लेते हैं, तो ये अगर 1 कर दोगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर हो जाएंगे, नॉर्मलिटी के बराबर हो जाएंगे। तो आप क्या बताओगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। अब यहां पर सबसे पहली बात आती है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। मैंने आपसे कहा ग्राम इक्विवेलेंट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो मैं ग्राम इक्विवेलेंट को समझाऊंगा आपके सामने डिटेल में कि ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है। अभी सिर्फ समझिए कि ग्राम इक्विवेलेंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट कहता है कि किसी सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट कीजिए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है, मास लीजिए, उसे डिवाइड कर दीजिए किससे, उसी सिस्टम के इक्विवेलेंट मास से। और फिर वही क्वेश्चन कि इक्विवेलेंट मास क्या है, तो इक्विवेलेंट मास भी हम आगे डिस्कस करेंगे आपसे ग्राम इक्विवेलेंट वाले चैप्टर में ही, क्योंकि ये ग्राम इक्विवेलेंट का चैप्टर जो होगा वो पूरा का पूरा बेस्ड होगा इसी इक्विवेलेंट मास पर। वहां पे हम बहुत सारे मेथड्स आपसे डिस्कस करेंगे कि इक्विवेलेंट मास को निकाला कैसे जाता है। तो अभी ये बात समझिएगा कि इक्विवेलेंट मास निकलता कैसे। बेसिक फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कि गिवन कंपाउंड का मोलर मास मालूम हो आपको, और आप उसे डिवाइड कर दो स्मॉल n की वैल्यू से। यानी अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में n निकालना है तो आप इक्विवेलेंट मास तक पहुंच पाओगे, और n निकालने के लिए क्या नीड है, बातें वो समझनी है। n निकालने के लिए हमें एसिड के बारे में बातें मिलती हैं, बेस के बारे में बातें मिलती हैं, सॉल्ट के बारे में बातें मिलती हैं, रेडॉक्स इक्वेशंस के लिए मिलती हैं बातें। रेडॉक्स इक्वेशन का ही डिटेल डिस्कशन होता है ग्राम इक्विवेलेंट वाले चैप्टर में, तो मैं अभी आपको रेडॉक्स के रिस्पेक्ट में नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में। अगर आपके पास कोई एसिड है तो एसिड के रिस्पेक्ट में आप क्या बात करते हो, तो एसिड के रिस्पेक्ट में जो n होता है ना, वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है। बेसिसिटी का मतलब कि वो कितने H आयन डोनेट कर सकता है। ठीक, बेस के लिए n की वैल्यू उसकी एसिडिटी कहलाती है, मतलब उसके पास कितने OH आयन हैं देने के लिए। सॉल्ट के लिए n की वैल्यू उस सिस्टम का चार्ज होता है, चार्ज ऑफ केटायन और एनायन। ठीक है, तो अब मैं समझना चाहता हूं कि इन तीनों को अलग अलग कैसे डिवाइड करते हैं। तो चलिए मैं पहले बात करता हूं आपसे फॉर एसिड। हमने एसिड के लिए कहा, क्या आपसे कहा, मैंने कहा एसिड के लिए n वैल्यू क्या होती है, उसके साथ डोनेट करने वाले H आयन। इसमें बच्चे जो बहुत बिगनर्स होते हैं वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें अब ये तो समझ आ गया कि किसी एसिड के लिए हमें H आयन खोजने हैं, लेकिन बातों को समझिएगा। मैंने आपके सामने लिख दिया एसिटिक एसिड, और मैंने कहा बताओ इसके लिए n वैल्यू क्या होगी।
तो बच्चे कहते हैं यार बहुत इजी सी बात हुई थी कि क्या गिन लो, एच आयन गिन लो, और एसिटिक एसिड के लिए अगर मैं एच आयन गिनूं तो मेरे पास तो 4 एच है इसमें, तो क्या ये 4 एच आयन देगा सिस्टम में, या हमारे सामने कोई ऐसा एसिड रख दिया जाए जिसके पास जो एच आयन है क्या वही एच आयन टिक करने हैं हमें। तो मैं आपको यही बात समझाना चाहता हूं कि किसी एसिड के लिए जो डोनेट होने वाला एच आयन है वो कौन सा एच आयन होता है। ओके, और उसके रिस्पेक्ट में मैं आपको एसिटिक एसिड का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि हमें क्या बातें समझनी होगी। तो अगर आपके पास मान लो कोई एसिड है, जनरली जिन एसिड्स पे मैं बातें करने वाला हूं वो ऑक्सो एसिड्स है। ऑक्सो या ऑक्सी एसिड्स के दोनों नाम से ये जाने जाते हैं, तो कुछ जगह ऑक्सो या कुछ जगह ऑक्सी एसिड्स भी लिखा हुआ दिख जाएगा। ऑक्सी एसिड्स का क्या मतलब होता है, तो मोस्टली हमें इन्हीं पे बातें करनी है, बाकी एसिड्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो भी है वो यही है। ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं, तो आप कहते हो कि सेंटर एटम लो, जो सेंटर एटम है उससे एक डबल बॉन्ड O लगा होता है और एक OH लगा होता है। जो ऐसे एसिड्स होते हैं दे कंसीडर्ड एज ऑक्सो एसिड्स, और जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं उन एसिड्स के लिए याद रखने वाली बात है कि मान लो ऑक्सो एसिड से इस तरीके से भी हाइड्रोजन लगा है और इस तरीके से भी लगा हुआ है, तो आपको सिर्फ उस हाइड्रोजन को ही काउंट करना है, आपको सिर्फ उसी हाइड्रोजन को काउंट करना है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो। तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन गिन लिया, इसका मतलब आपको क्या पता लग गया, आपको पता लग गया कि कितने एच आयन वो एसिड आपको देने वाला है। तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं, द मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल H2SO4। मुझसे कहा बताओ इसके लिए क्या वैल्यू होगी N की, तो आप कहो कि सल्फ्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। चलो डबल बॉन्ड OH OH, क्लियर। जो आपने स्ट्रक्चर बनाया इस स्ट्रक्चर में हुआ क्या, ऑक्सीजन से डायरेक्टली लिंक हाइड्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन से डायरेक्टली लिंक हाइड्रोजन दिख रहा है। कितने हाइड्रोजन लिंक हैं, तो ऑक्सीजन से ये भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से ये भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अगर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इसका मतलब इसके लिए N वैल्यू कितनी है, 2 है। जो बच्चे बिगिनर्स होते हैं, जो 11th स्टैंडर्ड्स में आते हैं, उन्हें केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बातें नहीं मालूम होती है, तो वो स्ट्रक्चर नहीं बना पाते इसका। यह स्ट्रक्चर वो जैसा मन आता है वैसा बनाते हैं। जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो ये जस्ट अ प्रॉमिस कि आप सारे स्ट्रक्चर बनाना सीख लोगे। मैं आपको बताऊंगा हम सोचते क्या हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्वेश्चन कैसे नहीं करना, ये सोचना कि आप क्या सोच रहे हैं क्वेश्चन को करते समय। तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड गिवन किया गया है। अगर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड गिवन किया गया है तो इस सल्फ्यूरिक एसिड के लिए 2 H लगे हुए हैं इसके साथ। दूसरा एसिड लेते हैं। चलिए हमने एक दूसरा एग्जाम्पल मेंशन किया, हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया HClO4। HClO4 के केस में क्या होगा, तो HClO4 के केस में क्या होगा, कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 1 लगा हुआ है, और अगर 1 लगा हुआ है तो इसके लिए N वैल्यू कितनी होगी, 1 होनी चाहिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने अब आपके बोर्ड पे रखे हैं जिनकी हम N वैल्यूज निकालने जा रहे हैं। अगर आपको N वैल्यू निकालनी खुद से आती है तो खुद से निकालिए, और अगर नहीं तो N की वैल्यू जरूर देखिएगा। H2SO4 अभी बताया मैंने, वापस स्ट्रक्चर बना ले। आप बताओगे कि सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, ये एक ऑक्सो एसिड है और इसमें ऑक्सीजन से डायरेक्टली कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2, यानी N वैल्यू आप 2 लिख दोगे। H2SO3, यहां पे सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक OH, बताओगे N वैल्यू क्या होगी, तो आप बताओगे आसान है यार, ये भी तो 2 है। HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसके लिए अगर N वैल्यू देखने जाओगे तो क्या होगा। अभी स्ट्रक्चर का हेडेक मत लीजिएगा अगर आप बिगिनर हैं तो, और अगर आप जानते हैं स्ट्रक्चर्स, आपको बॉन्डिंग मालूम है, तो स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से बनाइएगा कि कैसे बना रहा हूं मैं। तो यहां पे N वैल्यू कितनी है, तो यहां N वैल्यू 1 है। HClO4, ये जो एसिड मुझे गिवन किया गया है, इस एसिड में N वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे 1। अब आता है फॉस्फोरस के एसिड्स का। ये एसिड जो है ये है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड।
ये एसिड जो है ये है ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। H3PO2 का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके देंगे अगर आपको H3PO2 मालूम है तो। सर्च कीजिए, बुक खोलिए, आपको आराम से मिल जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अगर आप खुद सर्च करोगे तो याद हो जाती है बातें। H3PO4, H3PO4 के साथ अगर आप बात करोगे तो क्या होगा, आप कहोगे कि H3PO4 जो है ये स्ट्रक्चर है। H3PO3 यही बना लेता हूं पहले, इसका स्ट्रक्चर कुछ ये दिख रहा है आपको, 3 ऑक्सीजन हो गए। H3PO2 हमारा ये एक एसिड हो गया। इनमें अगर मैं आपसे बात करता तो आप क्या बताते, आप कहते बेटे कि मेरे पास जो स्ट्रक्चर है इसमें कितने ऑक्सीजन लिंक्ड हैं, 3, तो n वैल्यू 3 होगी। यहां डायरेक्टली लिंक कितने हैं, 2, देखो 3 हाइड्रोजन है, यानी क्वेश्चन फंसेगा। अगर क्वेश्चन आ गया तो गलत होने के चांस ज्यादा हो गए, क्योंकि अब आपको ये बात समझनी होगी जितने हाइड्रोजन है उतना n नहीं है। इसके लिए n वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। H3PO2 3 हाइड्रोजन है, n 3 मत लगा देना, n कितना है, सिर्फ 1। ऑक्सैलिक एसिड 2, एसिटिक एसिड CH3COH। अब तो क्लियर होनी चाहिए बातें आपको कि यहां पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एसिटिक है, n वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो ये किसी एसिड के सिस्टम के साथ बातें हैं कि अगर आपको कोई एसिड दिया गया है तो आप उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। चलिए मैं बात करने वाला हूं आपसे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, अबाउट बेस के लिए n वैल्यू कैसे निकालेंगे। बेस मैंने अभी बताया क्या खोजना है, OH के नंबर, जितने OH के नंबर होंगे वो उसके लिए n वैल्यू होगी किसी बेस के लिए। NaOH आसान है, हाइड्रोक्साइड बोलते जाओ, 1 कितना, 2 कितना, 3 कितना, 3 कितना, 3। क्लियर है बातें, लेकिन ये जरा गलत हो गया। क्वेश्चन मार्क बनता है इसमें क्या प्रॉब्लम है यार, इसमें भी तो OH 3 लगे हैं। याद रखना बेटे, मेटल के साथ OH होता है तो बेस होता है, नॉन मेटल के साथ OH वाला बेस नहीं होता। ये जो है ना, ये हमारा H3PO3 को लिखने का तरीका होता है। जो भी आपने ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड पढ़ा था, ये एसिड है, बेस नहीं है। तो ये नहीं कि आपके सामने पी लगा के उसने कुछ बना दिया या कोई और दूसरा नॉन मेटल लेके कवर कर दिया तो आप उसे भी बेस मान लोगे। इस बात को ध्यान रखना, ये बेस नहीं, ये एसिड है। और इसके लिए n वैल्यू कितनी थी, 2 थी। ओके, सॉल्ट के लिए क्या होगी, सॉल्ट के लिए मैंने बताया आपको चार्ज देखना है। कोई एक चार्ज देख लो, जैसे KCl, K पे 1 चार्ज होता है, CaCl2 2 चार्ज हो गया, एल्युमिनियम सल्फेट, सारा चार्ज देखना है, कैटायन का या एनायन किसी एक का। कैटायन का 1 था, एनायन का भी 1 था, कैटायन का 2 हो गया +2, एनायन का -1, 2 है तो -2, एल्युमिनियम का +3, 2 एल्युमिनियम है तो +6, या सल्फेट का SO4 का -2, 3 है तो -6। ये किसके लिए हो गया, फॉर सॉल्ट हो गया। तो आपको अब क्या समझ में आना चाहिए कि अगर आप n निकाल सकते हो क्वेश्चन में, तो n निकलने का मतलब आपको इक्विवेलेंट मास निकालना आता है, किसका, एसिड का, बेस का और सॉल्ट का। और यदि आपको क्या निकालना आता है, इक्विवेलेंट मास निकालना आता है, इसका मतलब आप ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको कैलकुलेट क्या करना है, क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। आपको दिया हुआ है 6.3 ग्राम क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है। एक बार नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हम लोग मेंशन कर लें कि आपको बातें याद आ जाए। नॉर्मेलिटी निकाल कैसे रहे थे, तो आपने कहा था मुझे चाहिए था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का, और सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए था, वो भी लीटर में चाहिए था। ग्राम इक्विवेलेंट आप लिख सकते थे मास डिवाइडेड बाय व्हाट, इक्विवेलेंट मास, और वॉल्यूम अगर ml में लिखते तो ऊपर क्या कर देते, आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देते। कभी कभी कुछ बुक्स इसे शॉर्ट फॉर्मूला में लिखते हैं, W = EnV/1000। याद करना ज़्यादा आसान है, आप याद कर सकते हो इसे, W = EnV/1000। W क्या है, W है मास ऑफ सॉल्यूट, E क्या है इक्विवेलेंट मास, N क्या है नॉर्मेलिटी, V क्या है वॉल्यूम।
फॉर्मूला रट लो, W बराबर EnV/1000, लेकिन वॉल्यूम ml में है। तो आपको क्या निकालना है? अगर मैं इस फॉर्मूला को ही फोकस कर लूं तो आप क्या कहोगे? मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है नॉर्मलिटी। तो मुझे क्या क्या खोजना होगा? मुझे तो चाहिए पहले सैल्यूट का मास, वो तो है ना। तो आप कहोगे मेरे पास 6.3 ग्राम क्या है? सैल्यूट का मास है, वरना मास ऑफ सैल्यूट तो 6.3 आप पुट कर सकते हो यहाँ भी। और क्या चाहिए? तो मैंने कहा मुझे W मालूम है, मुझे इक्विवेलेंट मास पता लगाना पड़ेगा। और इक्विवेलेंट मास कैसे निकालूंगा? मोलर मास डिवाइडेड बाय N फैक्टर, और ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला देखना पड़ेगा फिर आपको, COH। तो ऑक्जेलिक एसिड है, क्रिस्टलाइन जुड़ा हुआ है ना, ध्यान रखना, तो वाटर पार्टिकल भी जुड़े होते हैं। मोलर मास आप निकाल सकते हो, तो मोलर मास कैलकुलेट कर लीजिएगा, वो आता है 126। और इसे आप किससे डिवाइड कर दोगे? N वैल्यू 2 से, तो 63 हमारा क्या आ गया? ग्राम पर इक्विवेलेंट। ये क्या हो गया? इसका इक्विवेलेंट मास। तो आपको इक्विवेलेंट मास मिल गया 126/2, यानी कितना? 63 ग्राम पर इक्विवेलेंट। तो आपको क्वेश्चन में W मालूम है, आपको क्वेश्चन में इक्विवेलेंट मास यानी क्या? E मालूम है, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है ml में 400 ml। तो अगर मैं आपसे कहूं कि फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करके कर लो, तो भी आप कर सकते हो ना। W कितना दिया हुआ है? W दिया हुआ है 6.3, लिखते हैं 6.3। इक्विवेलेंट मास कितना है? आपने कहा 63। N पता लगाना है, वॉल्यूम 400 डिवाइड बाय 1000। अब क्या करें? मल्टीप्लाई कर ले, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, इधर भेजोगे तो 63 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू? 1 = n × 4। तो n कितना आ गया? 1/4, यानी 0.25 नॉर्मल। क्लियर है बातें? तो आपने क्या देखा क्वेश्चन को करते समय कि आपके पास फॉर्मूला था मास डिवाइड बाय व्हाट? इक्विवेलेंट मास, वॉल्यूम ml में रखा, तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? नॉर्मलिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। एक प्रॉब्लम आपके सामने मेंशन हुआ, फाइंड आउट द मास ऑफ दैट सैंपल दैट कंटेन अबाउट 40% सोडियम सल्फेट एज प्योर। बाकी 60% क्या है? वो कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, मुझे तो पता लगाना है उस सैंपल का मास जिसमें 40% सोडियम सल्फेट की प्योरिटी है। दिस सैंपल को जब आपने डिसॉल्व किया वाटर में, तो 300 ml 0.4 नॉर्मल सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन बनाया। तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इस सोल्यूशन को बनाने के लिए मुझे प्योर सोडियम सल्फेट कितना चाहिए होगा। तो सोडियम सल्फेट की नॉर्मलिटी मालूम है, W = फिर वही फार्मूला लिख दे रहा हूं मैं, आप फार्मूला बेस्ड कर सकते हो। मैंने ये लिख दिया है क्योंकि आप इसे याद कर लो तो मेरे लिए, आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाता है। W पता लगाना है, E कितना है? इक्विवेलेंट मास निकालने पहले सोडियम सल्फेट का, सॉल्ट है ना, N वैल्यू कितनी है? आप बोल सकते हो 2। सोडियम का 26, 46, सल्फर 32, 64, 6 4 10 12, 6 9 10 14, 142 इसका मोलर मास आ गया। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ गया? 142 डिवाइड बाय 2, 71 ग्राम पर इक्विवेलेंट। पहली बात। N कितना दिया है? 0.4 नॉर्मल। दूसरी बात, वॉल्यूम कितना है? 300 ml। तीसरी बात भी हो गई। तो आप फॉर्मूला पे रख दो, W बराबर 71, 0.4, 300 डिवाइड बाय 1000। 2 0 आप कैंसिल कर दो, क्या आ गया? आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 71 × 3 × 4 के साथ। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इसके बीच में, तो आप बताओगे क्या हो जाएगा हमारे पास? तो वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई करने पे 85.2 डिवाइड बाय 10, ये वैल्यू हो गई 8.52 ग्राम। ये 8.52 ग्राम क्या है? ये 8.52 ग्राम जो है, ये है प्योर सोडियम सल्फेट का मास। लेकिन आपसे तो प्योर सल्फेट का मास नहीं पूछ रहा, वो तो सैंपल का मास पूछ रहा है। तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे कि अगर 40 ग्राम सोडियम सल्फेट होता तो उसमें 100 ग्राम क्या होता? सैंपल होता, का मास होता। तो मेरे पास अगर 8.52 ग्राम है, तो आप बताओगे 100 डिवाइड बाय 40 इंटू 8.52 ग्राम। आप सॉल्व तो कर सकते हैं, इसे कैलकुलेट कीजिएगा, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। एंड दैट इज अबाउट नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी को आपने समझने की कोशिश करनी है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। कैसे निकालनी है बातें मैंने आपको बताई। बाकी नॉर्मलिटी को हम वापस डिटेल डिस्कस करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट वाले कंसंट्रेशन टर्म फॉर्मेलिटी पे हम बात करने वाले हैं।
आपने अभी तक इन टर्मोलॉजीज को देख लिया और हम एक और कंसंट्रेशन टर्म फॉर्मेलिटी पे बात कर रहे हैं। फॉर्मेलिटी होती क्या है? इट्स जस्ट नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मासेस ऑफ आयनिक सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास का मतलब होता है दैट इज जस्ट अ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यानी जब आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड हो जो आयनिक सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता हो, लाइक NaCl, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, और उनके लिए कंसंट्रेशन निकालना हो तो आप इसका यूज़ करते हो। जनरल याद रखिए ये मोलैरिटी ही है। जब किसी आयनिक कंपाउंड का कंसंट्रेशन निकालने की बात होती है तो आप उसे फॉर्मेलिटी लिख दो, या मोलैरिटी मतलब में कोई चेंजेस नहीं आता ज़्यादा, तो उसका हेडेक मत लीजिएगा यार फॉर्मेलिटी पूछ रहा है मैं क्या करूं। तो आपको मोलैरिटी निकालनी आती है, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। फार्मूला मास मतलब NaCl का फार्मूला मास। देखो NaCl का कोई मॉलिक्यूलर मास नहीं बोला जाता। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, वो एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं पाए जाते, ये पूरे सॉलिड में पाए जाते हैं। तो एक सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास रख दोगे, मास ऑफ सॉल्यूट, वही मोल्स ही बन गए। अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला मास मोलर मास के बराबर ही है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो आपको लीटर में पुट करना है, बाय द हेल्प ऑफ दिस आप कैलकुलेट कर सकते हो फॉर्मेलिटी के बारे में। तो ये कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे पास हो गए। कंसंट्रेशन की एक और क्लास हम आपसे डिस्कस करेंगे जिसमें मैं आपसे बातें करने वाला हूं अबाउट रिलेशन। पहली बात, किसका रिलेशन? इन टर्मोलॉजीज का एक दूसरे के साथ। जैसे मोलैरिटी को मोलैलिटी के साथ, परसेंटेज बाय मास अगर आपके पास है या आपके पास नॉर्मलिटी है उसे मोलैरिटी के साथ, या मोल फ्रैक्शन को मोलैलिटी के साथ या मोलैरिटी के साथ। इस तरीके से कई टर्म्स मैं आपके सामने बताऊंगा। उन टर्म्स में से कुछ टर्म्स जो होंगे वो मैं सॉल्व करवाऊंगा, कुछ आप खुद सॉल्व करने की प्रैक्टिस में लाएंगे, जैसे मैं आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा कि क्या आंसर आने वाला है। दूसरी बात, मैं आपसे बातें करूंगा अबाउट H2O2 के कंसंट्रेशन टर्म को डिफाइन करने की। ये एक बहुत इजी बट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। और तीसरा एक पॉइंट, मैं आपको ओलियम के कंसंट्रेशन के बारे में कुछ बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है और जल्दी बुक्स नहीं मेंशन करती। तो ये टर्मोलॉजीज मैं आपसे बातें करने वाला हूं नेक्स्ट टर्म पर। हमारी वीडियो यहाँ पर ये कंसंट्रेशन टर्म की पूरी हो जाती है। हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे और आपका कंसंट्रेशन टर्म पूरा होगा, एंड देन वी स्टार्ट अ जनरल जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें नेक्स्ट टॉपिक जो मैं डिस्कस करूंगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जहां बहुत मजा आएगा लिमिटिंग रिएजेंट। और फिर से एक बार मिस्टर एक्स हमारे आएंगे यहाँ पे डिस्कशन के लिए। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कुछ ज़रूर कमेंट किया करिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स तक पा सकें। और जूम इंस्टीट्यूट के चैनल को अगर आपने ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, बेल आइकॉन क्लिक कीजिए कि आप तक ये वाली कंडीशंस, आपको ओलियम का कंसंट्रेशन जो नहीं मिलता कहीं वो कैसे पता चलेगा, वो सारी बातें आपको पता लग जाएंगी। बाकी बातें नेक्स्ट टर्म पे करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।